हेलो एवरीवन, हैप्पी लोहड़ी। सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐसा कूल त्योहार जो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में ज़ोर शोर से मनाते हैं हम लोग। आजकल इस दिन डीजे वाले बाबू की ज़्यादा डिमांड रहती है। बॉनफायर के साथ रिसीडिंग विंटर्स को अलविदा और बड़े दिनों का स्वागत करते हैं। मेरे यहाँ थोड़ा बारिश हो रही है तो आई एम इंडोर्स। होपफुली आप सब लोग पूरा एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय से याद आता है आज का द हिंदू। आज का हिंदू, उसके एडिटोरियल एंड उसका विश्लेषण। चलिए ये भी काम कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले एक सविनय निवेदन। प्लीज लाइक आवर वीडियोस, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दीजिए। ऑल दिस विल मोटिवेट अस टू ब्रिंग मोर क्वालिटी कंटेंट राइट टू यू। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल की, जो है द वॉर एंड वेफ्ट ऑफ रिलीजियस लिबर्टी। द वॉर एंड वेफ्ट ऑफ रिलीजियस लिबर्टी is a very important article. Let's talk about this article. ये आर्टिकल हमारे लिए एसेज पॉइंट ऑफ व्यू से, GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स और इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से निहायत ही इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, मेक श्योर कि आप पेन एंड पेंसिल अपना कॉपीज, नोटबुक्स नोट करने के लिए, डिटेल्स नोट करने के लिए प्लीज साथ रखिए, ताकि जो मैं एनालिसिस आपको दूं वो प्लीज आप साथ के साथ नोट करते रहिएगा। नाउ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल टॉक्स अबाउट वन केस जिसमें एक ऐसे प्रथा की, एक ऐसे रिचुअल की बात की गई है विच इज कॉल्ड मादेस्नाना, which is a 500-year-old ritual of Kukke Subramanya Temple of Karnataka. Now, this ritual involves people from members from scheduled castes and scheduled tribes rolling over plantain leaves. उसमें सो कॉल्ड हायर कम्युनिटीज का जूठन खाना होता है, उसके ऊपर दे वर फोर्स टू रोल ओवर। दिस मादेस्नाना रिचुअल was ultimately discontinued by the efforts of one seer and the Karnataka High Court, जिसमें ये बात बोली गई थी कि इसमें अब आगे से प्रसाद रखा जाएगा, किसी का जूठा खाना नहीं होगा। Ultimately, the High Court of Karnataka had to intervene and this issue was resolved. Now, with that case and with this particular judgment, जो ग्रेटर इशू है ऑफ रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस जुडिशियल इंटरवेंशन, उस इशू को टैकल किया है इस एडिटोरियल में। ये बात तब उठती है जब एक ऑर्डर ऑफ रेफरेंस बनाया गया है ऑन द रिव्यू पिटिशंस व्हिच वर फाइल्ड अगेंस्ट द साबरीमाला जजमेंट। वो साबरीमाला का इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। नाउ वी हैव सेट अप 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड उसके अंदर हम रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस जुडिशियल इंटरवेंशन, कहाँ तक इन दोनों चीज़ों में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हमें अलाउ करती है, वो देखेंगे। तो इस 9 जज बेंच के सामने एक एक मुद्दा है। वो मुद्दा ये है दैट इट विल हैव टू प्रोब द स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया, नंबर 1। सेकेंडली, उसके सामने एक ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि वो किस तरीके से रिलीजियस फ्रीडम को कॉन्स्टिट्यूशन की बाकी प्रोविजंस जो कि एनश्राइंड हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कैसे बैलेंस आउट करता है। ये ही मुद्दा तब भी उठता है जब फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस होती हैं या फिर पारसी वुमेन की राइट टू एंट्री इन फायर टेम्पल्स की बात होती है। सो ये सारे इश्यूज आर इंटरलिंक्ड एंड अल्टीमेटली दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट हाउ द 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का जो ये 9 जज का बेंच है, उसे इस मुद्दे को किस तरीके से टैकल करना चाहिए। दीज आर हम्बल सजेशंस बाय फेलो एडवोकेट्स। तो ऐसे में दो रास्ते निकल के आते हैं। वो दो रास्ते क्या हैं? वो दो रास्ते हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के देता है। द नंबर 1, द फर्स्ट इम्पल्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इज ये कि इंडिया एक प्लूरलिस्ट और डाइवर्स नेशन है। यहाँ पे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनके अपने रिलीजियस और अपने कल्चरल रिचुअल्स होंगे एंड दे हैव ऑलवेज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडिया सोसाइटी। तो ऐसे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में इन्हीं रिलीजियस एंड कम्युनिटीज के इन्हीं कल्चरल रिचुअल्स को
फ्रीडम अलाउ करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस बोथ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एज एन इंडिविजुअल राइट, आर्टिकल 25 में, एंड एज वेल एज the right of religious denominations as a whole to manage their own affairs in matters of religion। तो एक इंडिविजुअल राइट भी रिकॉग्नाइज करती है कॉन्स्टिट्यूशन, सिमिलरली एक कम्युनिटी राइट के तौर पे भी आर्टिकल 26 में इस रिलीजियस फ्रीडम को अलाउ करता है हमारा संविधान। नाउ द सेकंड इम्पल्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज, ये जो सेकंड एंगल है इस पूरी फ्रीडम का, वो सेकंड एंगल ये है दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कम्युनिटी को एक सोर्स ऑफ सॉलिडारिटी के तरीके से, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता भी है कि एक कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें एक स्ट्रॉन्ग हायरार्की बनाई जाती है, टॉप डाउन अप्रोच लगाई जाती है। तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो सकता है दैट इट कैन ऑल्सो बी अ टेरेन ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सक्लूजन। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि कम्युनिटीज इस तरीके से डिजाइन हो जाएं कि जो लोअर स्ट्रेटा पे हैं लोग, उनका ऑपरेशन हो, उनका एक्सक्लूजन हो। तो सेकंड इम्पल्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इट टेंड्स टू सब्जेक्ट आर्टिकल 25 एंड 26 टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 25 में अगर पर्टिकुलरली बात करें तो इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये दो इम्पल्सेस, ये दो रास्ते हमारे संविधान हमें दिखाता है। अब इन्हीं दो रास्तों के बीच का अगर हमें मिडिल पाथ देखना है तो वो मिडिल पाथ क्या होगा, वो इसी एडिटोरियल में बताया गया है दैट द मिडिल ग्राउंड शुड बी, कि किस तरीके से इन दोनों का जक्सटापोजिशन निकाला जा सके, एंड व्हाट शुड द 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड ट्राई टू ब्रिंग अबाउट। मिडिल ग्राउंड की बात करें तो उसके सामने ये सारे चैलेंजेस हैं। द नंबर 1 चैलेंज इज द ऑटोनॉमी ऑफ कम्युनिटीज, कि हर कम्युनिटी की रिलीजियस हो चाहे कल्चरल हो, उसकी कुछ ऑटोनॉमी होनी चाहिए। देयर आर सर्टेन फ्रीडम्स, जैसा कि 25 और 26 में बताया गया है आर्टिकल्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट वी नीड टू प्रोवाइड सर्टेन सेंस ऑफ फ्रीडम टू दीज कम्युनिटीज, चाहे वो रिलीजियस कम्युनिटी है, चाहे वो कल्चरल कम्युनिटी है। Secondly, there are certain individual rights which are protected by the Constitution. They involve ensuring that key individual rights are not entirely sacrificed at the altar of Article 25 and 26. And lastly, एक doctrine propose की गई थी 2011 में particularly सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो doctrine थी essential practice doctrine। ये doctrine सुप्रीम कोर्ट ने through the period of time, over the various years, judgment after judgment, इसको strengthen किया है। Supreme Court has found that the middle ground by carving out a jurisprudence that virtually allows it to sit in theological judgments। वो क्या है? वो है essential practice doctrine। Let's talk about the essential practice doctrine a little bit more। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे पास क्या चीजें प्रोटेक्टेड हैं इसी डॉक्ट्रिन के अंदर। संविधान ये कहता है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इसे क्लैरिफाई किया है, कि सिर्फ और सिर्फ वही प्रैक्टिसेस जो कि एक रिलीजन के लिए एसेंशियल हैं, वही प्रैक्टिसेस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अलाउड है। These should be the essential practices of that religion or culture। ये essential practices होनी चाहिए। Any other ritual which is seen as secular and amenable to the state's interference is not considered protected। ऐसा कोई भी ritual जो कि otherwise essential नहीं है, उसको ऐसा देखे जाएगा कि वो secular होगा, कि वो amenable होगा to state's interference। उस ritual में state की interference allow की जाएगी। This doctrine was used to rule the 2004 judgment। 2004 में एक जजमेंट आई थी जहां पे ये बताया गया था that तांडवा डांस, जो कि एक रिलीजियस डांस परफॉर्मेंस है ऑफ लॉर्ड शिवा, इसके ऊपर हमारे यूपीएससी ने भी मेंस में भी सवाल पूछा है। एज फार एज आई रिमेम्बर 2014 के मेंस में ये सवाल आया था। आनंद मार्गीज जो एक सेक्ट है हिंदुइज्म का, उस रिलीजियस फेथ में Tandava dance was not considered as an essential tenet of Anand Margis। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट मेड अ डिस्टिंक्शन, एक टेस्ट डिवाइड किया था, वो टेस्ट था essential religious practices test, and this was used to devise whether individual right should suffice or the collective community
का जो उसका रिचुअल का राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. सो दिस वाज डिवाइस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. दिस इज व्हाट एसेंशियल प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन इंटेल्स. तो अभी जो ये 9 जज बेंच है, इनके सामने क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. एक तो ये कि यही जो एज ओल्ड प्रैक्टिस है ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन, इसी को ही कंटिन्यू किया जा सके. दूसरा है द एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इस एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के जो प्रोपाउंडर्स हैं नन अदर देन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस इंदु मल्होत्रा. साबरीमाला केस की जो डाइसेंटिंग जजमेंट दी थी एंड जो कॉन्करिंग ओपिनियन भी दिया था, उस केस में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने उन्होंने ये एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बताया था. ये एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? इसमें ये चेक किया जाएगा whether or not its effect is to subordinate or exclude or otherwise send a signal that one set of members is entitled to lesser respect and concern than others. तो ये चेक करा जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मेंबर्स को एक्सक्लूड करना या उनको नीचा दिखाना, सबऑर्डिनेट शो करना या अदरवाइज ऐसा सिग्नल दिखाना, ऐसा सिग्नल करना दैट all of these members of that particular set are basically demanding lesser respect and concern than the other members of that community. So this is the anti-exclusion principle which was devised. So these are two options available to the 9 judge bench. ऐसे में my personal humble suggestion would be कि anti-exclusion principle को लगाना चाहिए. Essential practice जो डॉक्ट्रीन है, it is more and more prone to आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के फेवर में जाने का ज्यादा केस हो सकता है. लेकिन आज जहां इंडिया को जरूरत है कि हम एक इगैलिटेरियन सोसाइटी एस्टैब्लिश करें, वहां पे हमें एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स की जरूरत है. जहां हम कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां हम सोशल स्टिग्मास के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे केस में एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स आर नेसेसरी. श्योरली हमें उसे बैलेंस आउट करना होगा विद रिलीजियस फ्रीडम्स, लेकिन ऐसे रिलीजियस रिचुअल्स जिनका कोई भी लॉजिक या किसी भी ग्राउंड पे वो बेस्ड नहीं है, ऐसे रिलीजियस रिचुअल्स को हमें नदारद करना होगा. एंड एंटी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल is one of the ways out. Now, secondly, the actual situation is, जो कि मैंने पहले भी बताया, that most of the communities are designed from top down approach. ऊपर से नीचे तक डिजाइन की जाती है. इनका पिरामिड बॉटम अप वाला नहीं होता, टॉप डाउन वाला होता है. ऐसे में जो ज्यादा माइट है, जो ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो टॉप नॉच ऑफिशियल्स, सो कॉल्ड ऑफिशियल्स ऑफ दैट कम्युनिटी के पास होती हैं. ऐसे में वही लीडर्स होते हैं जो इन प्रैक्टिसेस को बनाते हैं एंड इम्पोज करते हैं फ्रॉम अबव दैट कम्युनिटी. एंड वो एनफोर्स जो है, उसकी फोर्स नीचे तक आती है एज इन द फॉर्म ऑफ सोशल सैंक्शन. सोशल सैंक्शन के तौर पे आपकी सोसाइटी आपको फोर्स करती है कि आप ये रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करें. सो दिस इज अ वेरी strong message, it is a very strong system जिसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा. That is what the Supreme Court का ये 9 judge bench has as an obstacle. इसे पार करके ultimately ऐसे rituals को खत्म करना सुप्रीम कोर्ट का टारगेट रहना चाहिए. Secondly, एक इशू रहता है हमेशा ही, चाहे कोई भी डिसेंटर हो, उसके सामने दो इम्पॉसिबल चॉइसेस रहती हैं. एक, या तो वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को फॉलो करे, उसके साथ कंप्लाई करे. कंप्लायंस मन नहीं मानता है, एंड अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो देयर इज अ पेनफुल एग्जिट फ्रॉम द कम्युनिटी. सोसाइटी आपका बहिष्कार करेगी. इस चीज का खतरा उनके सर पर मंडराता रहता है. The only thing that they are left with, the only helping hand that they are left with is the judicial intervention. ऐसे में जुडिशरी, the Honorable Supreme Court, is left with saving the constitution for these dissenters. इन dissenters के लिए constitution के safeguards सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड कर सकता है. एंड फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन एज वेल.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एडिटोरियल विच इज नॉट फ्रॉम हिंदू। ये कल की न्यूज़पेपर में था बट कल हम मिल नहीं पाए, सो चलिए आज बात कर लेते हैं। State cannot deprive citizens of private property without legal sanction, ऐसा कहता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अभी ताज़ा ताज़ा एक जजमेंट पास की है। वो जजमेंट पास की है ऑन द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट सिटीजंस राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट। ये बहुत बड़ी बात है दैट एक शख्स का खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करना उसका ह्यूमन राइट है। ये किस केस में जजमेंट थी, इस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट के लिए हमारे जो जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन भाई बंधुओं के लिए। एचपी गवर्नमेंट ने 1967 में, जबकि राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, ध्यान दीजिएगा आगे मैं इसकी बात दोबारा भी करूंगा, उस समय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक 80 साल की महिला से उसकी 3.34 एकड़ हेक्टेयर लैंड को फोर्सिबली ले लिया था एंड उस पे सड़क बनाना शुरू कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर का कॉग्निजेंस लिया था एंड यूज्ड इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन। नाउ फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, ख्याल रखिएगा कि आर्टिकल 136 में एसएलपी है, स्पेशल लीव पिटिशंस हैं, एंड 142 में कुछ खास ज्यूरिसडिक्शंस हैं, कुछ खास पावर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को एनश्राइन की गई हैं अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950, जो कि ये अलाउ करती हैं सुप्रीम कोर्ट को टू डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू पे दैट वुमेन अ कॉम्पनसेशन, जिसके तहत 1 करोड़ रुपया उस औरत को, उस महिला को दिया गया। एक और बात जो कही गई वो ये दैट सिटीजंस राइट टू ओन द प्राइवेट प्रॉपर्टी is a human right. State cannot take possession of it without following due procedure and authority of law. यहाँ पे दो चीजें आती हैं। द नंबर वन थिंग इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, सेकेंडली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया है ड्यू प्रोसेस एंड अथॉरिटी ऑफ लॉ का, ना कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कैन भी आर्बिट्रेरी, उसमें अथॉरिटेरियनिज्म हो सकता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एक डिफरेंस आता है जहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैन नॉट बी आर्बिट्ररी, वहां पे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। उसमें लॉ की नेचर, उसकी एथॉस को भी जांचा परखा जा सकता है। दैट इज वाई हमारा राइट टू इक्वालिटी entails rule of law, sorry, entails procedure established by law and as well as due process of law. सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी पुरानी जजमेंट 2011 की जजमेंट को रेफर किया जिसमें उसने एक बात पहले भी बोली थी दैट right to property is not only a constitutional right but also a statutory right and a human right. It is not only a constitutional or statutory right but also a human right. So this is what Supreme Court judgment has said. इसमें से दो तीन बातें जो सामने आती हैं, सबसे पहली ये लॉ के एस्पिरेंट्स दे वुड नो व्हाट एडवर्स पोजेशन इज, लेकिन जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा बता दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला दैट स्टेट कैन नॉट ट्रेसपास इनटू प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिटीजन एंड देन क्लेम ओनरशिप ऑफ दैट लैंड इन द नेम ऑफ एडवर्स पोजेशन। एडवर्स पोजेशन ये होता है कि आप किसी और की जमीन पर जाते हैं, उस पर कब्जा करते हैं, उस पर कुछ समय तक रहते हैं, अल्टीमेटली उस जमीन का मालिकाना हक आप खुद के लिए डिमांड करते हैं। दैट इज व्हाट एडवर्स पोजेशन इज। Grabbing private land and then claiming it as its own makes the state an encroacher. ये थोड़ा लताड़ा गया है स्टेट को कि आपने पहले तो प्राइवेट लैंड को ग्रैब किया है, लैंड ग्रैबिंग हुई है एंड अल्टीमेटली आपने उसको एडवर्स पोजीशन के थ्रू अपने नाम करवाने की कोशिश की है। दैट कैन नॉट बी डन। सो दिस इज क्वाइट अ बिट इम्पॉर्टेंट। मैं इन कुछ स्लाइड्स के बाद आपके साथ इसके बारे में फिर बात करूंगा बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज मेंस इज कंसर्न। मेंस में राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल आ सकता है, सो मेक श्योर आप ये नोट करते रहें जो ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किए हैं। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने एक खास बात कही कि ये उस टाइम का केस है जिस टाइम पे आर्टिकल 31 अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। Right to property ceased to be a fundamental right with the 44th constitutional amendment जो कि 1978 में आई। ये केस 1967 का है, करीब करीब
11 साल पहले की बात है। तब आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, पार्ट 3 का हिस्सा था। तब भी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। ऐसे में उस महिला के साथ जो गलत हुआ उसको राइट किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट इट वाज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, चाहे फंडामेंटल राइट नहीं था लेकिन आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। सो आई वुड सजेस्ट कि आप घर जाके या अभी लक्ष्मीकांत खोलें और ये चेक करें कि आर्टिकल 300A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत डाला गया था। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन as far as prelims is concerned. Secondly, डॉक्ट्रीन ऑफ एडवर्स पोजेशन कहती क्या है? इट इज अ लीगल डॉक्ट्रीन जो कि ये अलाउ करती है, जैसा मैंने पहले लेमैन्स टर्म में बताया, which allows a person to possess and reside on someone else's land for an extended period of time to claim legal title, उसका मालिकाना हक to that land. इंडिया में आमतौर पे देखा जाए तो ये टाइम पीरियड जो है मिनिमम 12 साल होना चाहिए और उसके लिए आपको लीगल रिकोर्स लेना पड़ता है, within which real owner did not seek legal recourse to oust him. ऐसा जो आपका क्लेम है एडवर्स पोजेशन का, इसमें जो रियल ओनर है जिसको आपने आउस्ट करके आप खुद उस जमीन पे आए हैं, उसका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उसने अपना हक एसर्ट, अपना राइट एसर्ट नहीं किया होना चाहिए, तभी आपको एडवर्स पोजीशन मिलता है। अल्टीमेटली लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल 142 एंड 136। हालांकि आपका होमवर्क था, बट लेट्स टॉक अबाउट 142 in particular and 136. Article 142 provides discretionary powers to the Supreme Court, which in the exercise of its jurisdiction, Supreme Court may pass such decree or make such orders as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स होती हैं कि वो किसी भी तरीका का, ऑब्वियसली अंडर द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से बाहर नहीं जाते हुए, सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके का ऑर्डर पास कर सकता है। एंड 136 अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू हियर एट इट्स डिस्क्रिशन एनी अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन ये चीज आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल से रिलेटेड नहीं है। उनको एक्सक्लूड करते हुए किसी भी कोर्ट की किसी भी ऑर्डर या डिक्री के खिलाफ आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट 142 एंड 136 अलाउ द सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट की एक्स्ट्रॉर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अदर प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सबसे पहले आर्टिकल 19 जो कि अलाउ करता है राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 19 में आपको ये गारंटी है टू ऑल सिटीजन्स, माइंड यू सिटीजन्स को अलाउड है द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 क्या कहता था? वो ये कहता था that no person shall be deprived of his or her property save by authority of law. अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना आप किसी भी प्रॉपर्टी, किसी की भी शख्स की प्रॉपर्टी को, नो पर्सन, माइंड यू, नॉट सिटीजन, पर्सन shall be deprived of his property save by the authority of law. So this is what 31 said. 44th amendment से आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया था। नई प्रोविजन ऐड हुई थी आर्टिकल 300A। ये आपने देखना है कि ये कौन सी अमेंडमेंट थी, whether or not it was 44th amendment. This is your homework. Let's talk about some other provisions, particularly इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में। इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो बातें बोली गई हैं, टू मेक अ लिस्ट ऑफ इट, सबसे पहली चीज, राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट नाउ ऑनवर्ड्स। Secondly, state cannot take possession of it without following due process या due procedure and authority of law. सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज अपहेल्ड की है। सेकेंड चीज जो बोली, स्टेट किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करके उस सिटीजन को वहां से बाहर निकाल के अल्टीमेटली उस लैंड की ओनरशिप को क्लेम नहीं कर सकता है एडवर्स पोजेशन के थ्रू। सो दिस इज द सेकेंड थिंग व्हिच वाज सेड। थर्ड, grabbing private land and then claiming it as its own, स्टेट को एक एनक्रोचर का दर्जा दिया जाएगा। स्टेट कैन नॉट लास्टली be permitted
to perfect its title over the land by invoking the doctrine of adverse possession, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया. And lastly, let's talk about the last thing important from today's newspaper, which is enemy of the state. ये छोटा सा एक ग्राफिक आता है, एडिटोरियल पेज के ऊपर आता है, रादर बिल्कुल नीचे को आता है. एंड इस चीज में से आप एसएस पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डेटा निकाल सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है. डेली बेसिस पे आता है. मेरी कोशिश रहेगी, हमारे इस चैनल की कोशिश रहेगी कि हम आप तक डेटा पॉइंट में से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल कर लाते रहें. सो वेरी फर्स्ट थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज कि इसमें सबसे पहली चीज जो ये डेटा डिस्कस कर रहा है वो ये है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स वाले केसेस कहाँ कहाँ हुए, किस स्टेट में सबसे ज्यादा हुए. सेकेंडली, सेडिशन से रिलेटेड केसेस सबसे ज्यादा कहाँ हुए, अलग अलग स्टेट्स में टेररिज्म, नक्सलाइट्स से रिलेटेड, इंसर्जेंसी से रिलेटेड कहाँ कहाँ किस हद तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं. फर्स्ट ऑफ, एक चीज का ख्याल रखिए दैट यूपी हैज रजिस्टर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इन द कंट्री, फॉलोड बाय तमिलनाडु. तमिलनाडु सेकंड रैंक पर है, यूपी हाईएस्ट रैंक में है एज फार एज केसेस आर कंसर्न्ड ऑफ एंटी नेशनल एलिमेंट्स. एंटी नेशनल एलिमेंट्स से रिलेटेड 2018 में जो केसेस रजिस्टर हुए हैं, यूपी टॉप पे था, उसके बाद दूसरा रैंक है तमिलनाडु का. जम्मू एंड कश्मीर का बताया गया है, जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ 281 to 81 केसेस रजिस्टर हुए हैं. सिक्किम हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट नंबर, 3 केसेस रजिस्टर हुए हैं जो कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं. सेकेंड ऑफ, इसमें एक और चीज की बात की गई है, वो ये है दैट द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और द पीडीपीपी एक्ट, इसके तहत बहुत ज्यादा केसेस जो है रजिस्टर हुए हैं. अगर कंपैरिजन किया जाए तो 2017 में इसमें 7,910 केसेस रजिस्टर हुए थे, इस साल सिर्फ 7,127 केसेस रजिस्टर हुए हैं. 2017 से 18 के बीच में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, बट दिस इज स्टिल द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस एज फार एज एंटी नेशनल एलिमेंट्स के ऊपर केसेस आर कंसर्न. सेकेंडली, अगेन यूपी की तादाद इन केसेस में, यूपी में इन केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय तमिलनाडु, उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, केरला, आप इस ग्राफिक में देख सकते हैं. सो इसमें से क्या भी निकालना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा भी, एंड आप नोट भी कर लीजिएगा. एंटी नेशनल एक्टिविटीज में अगर हम 2017 का डेटा देखें तो दोज इंक्लूडेड कमिटेड बाय नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स, नक्सलाइट्स एंड टेररिस्ट्स. सो इन 3 कैटेगरीज में ये देखा गया है कि किस तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटीज किन स्टेट्स में सबसे ज्यादा पाई गई है. सो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी वाज मैक्सिमम इन मणिपुर, सेकंड इन रैंक इज जम्मू एंड कश्मीर. और अगर नक्सलाइट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ टॉप्स द सिचुएशन, उसमें 55% केसेस रजिस्टर हुए हैं. अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी 78% हुई है. एंड अल्टीमेटली टेररिज्म की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकेंडली असम आर द 2 मेजर स्टेट्स. जम्मू एंड कश्मीर अकाउंट्स टू 93% ऑफ द केसेस, जबकि असम में 3% केसेस ही रजिस्टर होते हैं. सो ऐसे में इस पूरे के पूरे डेटा पॉइंट को यूज कैसे किया जाए. नाउ आई हैव रेड द डेटा पॉइंट, लेकिन इसका एनालिसिस अगर देखें तो अल्टीमेटली दिस वुड बी यूज्ड इन आवर एसेज. फर्स्ट ऑफ, कि जम्मू एंड कश्मीर स्टिल टॉप्स द लिस्ट जब टेररिस्ट एक्टिविटीज या टेररिस्ट रिलेटेड केसेस आर कंसर्न, उनकी बात होती है. सेकेंडली, अगर हम बात करें GS3 में, जहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी एक पूरा का पूरा टॉपिक है, उसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं GS3 के मेंस में. सो दैट वन टॉपिक कैन बी आंसर्ड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दे कैन बी आंसर्ड यूजिंग दीज डेटा पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन आता है विद रिगार्ड टू बॉर्डर मैनेजमेंट इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, सो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में हम बात करेंगे मणिपुर की. सेकेंडली, हमें बात करनी चाहिए नक्सलिज्म की, मणिपुर की सुपरफ्लुअस बॉर्डर्स, बांग्लादेश के साथ इंडिया की सुपरफ्लुअस बॉर्डर्स. सो दिस डेटा पॉइंट कैन बी यूटिलाइज्ड इन दैट मैनर. Lastly, I have not discussed the analysis of this right to property editorial.
Let's talk about right to property के editorial का analysis and then we'll move on further and finish off this video. Now, right to property से related मेंस में सवाल आ सकता है, प्रीलिम्स में मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके के सवाल आएंगे. मेंस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं. What is the state of right to property in India today? What is the state of right to property in India today? Secondly, जो इसमें से मुद्दा उठ सकता है वो ये है कि क्या हम ज्यादा राइट्स को ह्यूमन राइट्स बना रहे हैं या ज्यादा राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बना रहे हैं टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट इन्फ्रिंज्ड. ऐसे में क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स को लीगल स्ट्रेंथ या लीगल माइट की इतनी ज्यादा जरूरत हो गई है दैट वी नीड टू शिफ्ट देम टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स डोमेन. उनको ह्यूमन राइट्स की लिस्ट में डालना जरूरी हो गया है या उन्हें फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में डालना इतना जरूरी हो गया है कि अल्टीमेटली उनको तभी सेफ गार्ड किया जा सकता है. ऐसे में देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन इंडियाज लीगल पोजिशन. हमारी सोसाइटी लीगली कितनी इवॉल्व हो रही है, किस तरीके से हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, दैट कैन बी अ क्वेश्चन. सो दिस इज वन गुड क्वेश्चन दैट कैन कम अप फ्रॉम दिस टॉपिक. आई वुड होप कि आप इस क्वेश्चन को फ्रेम करके आप उसके आंसर्स व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप उसके आंसर अगर आप लिखते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए. आई वुड चेक देम एंड हम अपने ही इसी कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई करेंगे, हम उसे इवैल्यूएट भी करेंगे. तो आज की वीडियो को यहीं पे ही विराम देते हैं. आज का सारा सार खत्म हो गया है एंड आज के लिए इतना ही. शुक्रिया, शब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू.